आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपनी इस क्लास की इब्तिदा करते हैं। ठीक है। आज एक्चुअली क्लास सर हसन ने लेनी थी, मगर सर हसन अपनी कुछ कमिटमेंट्स की वजह से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये सेशन ले रहा हूँ। ठीक है। रेस्ट अश्योर्ड वो अगले सेशन से मौजूद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे वही क्लास ले रहे होंगे। बाकी इस संडे के लिए, सिर्फ इस संडे के लिए मैं इनकी जगह कवर अप करूंगा चीज़ें। ठीक है, अगर वो बीच में ज्वाइन भी कर लेते तो ही वुड टेक ओवर। बट मीन वाइल, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो, हमारा कोर्स आगे की तरफ रवा दवा हो जाए, तो मैं आज की क्लास खुद कंडक्ट करूंगा। अच्छा, IFRS 15 में हमने पिछले सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। इसमें हमने स्कोप देखा, हमने डेफिनेशंस देखी। ठीक है, स्कोप में हमने ये देखा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या मेरे किसी भी कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाकी स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं या नहीं होते। और अगर और अगर अप्लाई होते हैं तो हम उन रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स को चूज करेंगे, हम IFRS 15 को अप्लाई नहीं करेंगे। मगर अगर वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते, सो एज अ रेजिडुअल स्टैंडर्ड मैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स पे IFRS 15 को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी का भी एलिमेंट देखा कि अगर इन्फोर्सेबल ना हो तो वो रेवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आता। फिर हमने डिटेल में कस्टमर की डेफिनेशन को भी कंसिडर किया, और ये देखा कि कस्टमर के लिए ये जरूरी है कि कस्टमर हमें हमसे जो भी गुड्स खरीदे वो इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन खरीदे। ठीक है कि कंसिडरेशन के ऊपर हमने कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल देखी। अगर सैंपल हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को, तो वो कस्टमर की डेफिनेशन मीट नहीं करेगा, और मैं इसको मार्केटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड करूंगा। सिमिलरली, अगर मैं किसी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए वो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो वो डोनेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। अच्छा, मैंने जो आपको स्लाइड्स शेयर की हैं लेक्चर 1 की, तो लेक्चर 1 की स्लाइड सबको मिल गई हैं? अच्छा, जिन्होंने ये आईफोन आईफोन के नाम से आ रहे हैं, ठीक है, वॉइस इज नॉट अवेलेबल। आप ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वॉइस अवेलेबल होगी। अच्छा, ग्रुप पे अपलोडेड है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? और किसको ये प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ग्रुप पे मैंने अभी नोट्स अपलोड कर अभी ये लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने अगर आप अगर इंक्लूडेड नहीं है तो आप फिर एडमिन से कांटेक्ट कर लें, वो आपको ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, कह ये रहा था कि अगर मैंने जो चीज़ें कवर की थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने IFRS 2 के साथ कुछ लिंकिंग की थी। अच्छा, इसी तरह मैंने बैंकिंग की कुछ एग्जांपल इंक्लूड की थी, तो इसकी उस उन नोट्स के अंदर मैंने फर्दर स्लाइड्स इंक्लूड की हैं, ताकि आप मैंने जो फर्दर चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके पास उनका एक रिकॉर्ड रहे, और आपको ऐसा ना हो कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आपके आपके यहाँ से वो चीज़ें मिस हो जाए। ठीक है, तो मैंने उन नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। बिगनिंग विद द लेक्चर, आज हम लोग क्या कवर करेंगे? देखिए, हम लोग बेसिकली 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन को हम लोग बिल्कुल ब्रीफ में कवर करेंगे, बिकॉज हमारा कुछ टाइम कंस्ट्रेंट है, तो हम डिटेल्ड केसेस को एडमिन उमर हैं, ICMA में उमर होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें। अच्छा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग आज 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन को कवर करेंगे। ठीक है, और उनको हम लोग बिल्कुल ब्रीफ तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि जो मेन कॉन्सेप्ट जो आप लोग अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे, आपको जहन नशीन रहे। वो आपको जहन नशीन है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो 5 स्टेप्स है कौन से। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये देखना है कि क्या कस्टमर और एंटिटी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, और किसको वॉइस का इशू आ रहा है। मैसेज पे लिख दें, अगर किसी को वॉइस इशू आ रहा है तो फिर मुझे बता दें।
कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो ये होता है कि मुझे ये देखना है कि कस्टमर और एंटिटी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं है। ठीक है, कस्टमर और एंटिटी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की मैंने एक चीज आप लोगों को बताई कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी होती है, मगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और भी बहुत कंडीशंस होती हैं जो कि आईएफआरएस 15 में इंक्लूड की गई हैं, ताकि रेवेन्यू हमारे पास जेन्युइन सोर्सेज से रिकॉर्ड हो, हमारे पास ऐसा ना हो कि रेवेन्यू कुछ डमी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ये होती हैं कि अगर मैं कस्टमर से पैसा ले रहा हूं तो किसी चीज के बदले में ले रहा हूं। कस्टमर ऐसे ही फ्री में मुझे पैसे नहीं देगा। अच्छा, कस्टमर अगर मुझे पैसे दे रहा है तो मैं भी कस्टमर को कोई गुड और सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, या उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कस्टमर को प्रॉमिस किया होगा कि मैंने आपको कोई ना कोई गुड और सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो मैं जितने जितने गुड्स और सर्विसेज अलग अलग करके कस्टमर को प्रोवाइड करूंगा, वो गुड और सर्विस अपनी हैसियत से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कस्टमर को बोला कि मैं आपको एक कंप्यूटर दूंगा। ठीक है, उस कंप्यूटर की मैं मेंटेनेंस भी करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रोमिस हो गए। सबसे पहले तो मैं कस्टमर को कंप्यूटर बेचूंगा, और नंबर 2 मैं उस कंप्यूटर की मेंटेनेंस भी करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को क्यों आइडेंटिफाई करवाया? इस स्टैंडर्ड ने इसलिए करवाया क्योंकि हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट में हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करवाते। देखिए, रेवेन्यू को कब रिकग्नाइज करना है? रेवेन्यू को तब रिकग्नाइज करना है जब वो रियलाइज हो जाए। ठीक है, जब वो रियलाइज हो जाए। रियलाइज कब होगा? जब कस्टमर उसका फायदा उठा ले। हमारी गुड सर्विस का जब कस्टमर फायदा उठाएगा, तब मैंने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड की टर्म में क्या बोलते हैं? हम लोग स्टैंडर्ड की टर्म में इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हम इसकी हम इसकी हम इसको स्टैंडर्ड के अल्फाज में क्या बोलते हैं? हम इसको स्टैंडर्ड के अल्फाज में बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैं आपको लिख भी देता हूं यहाँ पर। कस्टमर बेनिफिटिंग फ्रॉम गुड और सर्विस इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल है, मुझे जाना है आज के दिन कराची से लाहौर। ठीक है, मैंने एयर सियाल की एक फ्लाइट बुक कराई और मैंने कहा कि मुझे कराची से लाहौर जाना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं कराची से लाहौर जाऊंगा कब? मतलब लाहौर, कराची से लाहौर जाने की जो मेरी फ्लाइट होगी वो मेरी बुकिंग की डेट पर होगी, या एक कोई एक पर्टिकुलर डेट होगी जिसपे मैंने ट्रैवल करना है? मेरी फ्लाइट कब होगी? मैं बुकिंग के डे पे फ्लाइट कराऊंगा, या मैं जिस डेट पे मुझे ट्रैवल करना है मैं उसी डेट पे फ्लाइट लूंगा? पर्टिकुलर डेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो फ्लाइट की सर्विस मुझे एयरलाइन दे रही है, तो मैं एक्चुअली उस फ्लाइट का बेनिफिट कब उठा रहा हूँ? मैं एक्चुअली उस फ्लाइट का बेनिफिट कब उठा रहा हूँ? जब हम लोग फ्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो एयरलाइन है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कब सेटिस्फाई कर रही है? जिस दिन मैं फ्लाई कर रहा हूँ उस एयरलाइन में। ठीक है, एयरलाइन कब अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करवा रही है? जब कस्टमर या जब पैसेंजर उस प्लेन में ट्रेवल करेगा। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि रेवेन्यू के रिकग्निशन का क्राइटेरिया क्या है? रेवेन्यू के रिकग्निशन का क्राइटेरिया है
कस्टमर बेनिफिटिंग फ्रॉम गुड और सर्विस, यानी जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि किसी भी एयरलाइन का रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होगा। किसी भी एयरलाइन जब कस्टमर सर्विसेज को अवेल कर लेगा, यानी आफ्टर फ्लाइट। ठीक है, जब फ्लाइट पूरी हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तब जाके तब जाके मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, क्योंकि कस्टमर को जो सर्विस होगी वो हम कब डिलीवर कर पाएंगे, जब कस्टमर को हम उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें। ठीक है, तो अब द प्रॉब्लम इज के फॉर एग्जांपल अगर एयरलाइन कस्टमर को एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयरलाइन बोलती है कि मैं आपको होटल भी करा के दूंगा, काफी एयरलाइंस होटल होटल भी करा के देती हैं। ठीक है, या एयरलाइन आपको बोलती है कि मैं आपको लाउंज का भी एक्सेस दूंगी, तो उस सूरत में क्या सिर्फ एयरलाइन की एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। बिजनेस क्लास पैसेंजर्स होते हैं ना, तो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को सिर्फ एयरलाइन की सर्विस नहीं मिलती, बल्कि उनको लाउंज भी मिलता है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई फ्लाइट का डिले हो जाए तो उनको कुछ होटल वगैरह की भी अकोमोडेशन, अगर कोई लंबा स्टे हो बीच में, अगर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट हो उसका लंबा स्टे हो, काफी लंबा स्टे हो, तो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को होटल की बुकिंग भी करा के देती है एयरलाइन। ठीक है, तो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स की अगर मैं बात बिजनेस क्लास पैसेंजर की अगर हम लोग बात करें तो उनको एयरलाइन एक से ज्यादा प्रोमिस करती है, सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं करती, एक से ज्यादा प्रोमिस करती है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की सेटिस्फेक्शन का टाइमिंग, अगरचे एक दो दिन का गैप हो, मगर डिफरेंट होंगे ना। यानी अगर कस्टमर लैंड करेगा और वो किसी कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे मौजूद होगा या अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मौजूद होगा, तो उस लाउंज का जब एक्सेस लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन का टाइम डिफरेंट होगा। जब वो एयरलाइन की सर्विसेज अवेल कर रहा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन का टाइमिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, जब अगर फॉर एग्जांपल इसका लंबा कनेक्शन होता है और वो होटल में ठहरता है, तो उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का टाइमिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मेरे रेवेन्यू रिकग्निशन की टाइमिंग में भी डिफरेंस आ सकता है। आर यू एग्रीड ऑन दैट? इसका मतलब ये कि मेरा सारा का सारा रेवेन्यू एक वक्त में बुक नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक वक्त में अपना सारा का सारा रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता। मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैंने कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज प्रॉमिस की हैं और वो मैं सर्विसेज कस्टमर को कब कब दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं अपने रेवेन्यू को सर्विसेज में डिवाइड करता हूँ, लेकिन उन सर्विसेज में डिवाइड करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैं लिस्ट डाउन करूँ, जॉट डाउन करूँ कि मैं कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को मेंशन ही नहीं करता तो शायद किसी को भी पता नहीं चलता कि यार बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को तो ये सर्विस भी मिलती है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एयरलाइन की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, एयरलाइन वाले को तो इनिशियली पता ही नहीं होगा कि इसकी अलग से अकाउंटिंग करनी है। जो वो लोग कस्टमर्स को होटल दे रहे हैं, ये कस्टमर्स को लाउंज का स्टे दे रहे हैं, उनको तो पता ही ना हो कि ये इन स्टेज को भी हम लोग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करेंगे। तो खैर, ये हमने एयरलाइन की एग्जांपल डिस्कस कर ली। अगर हमें डिवाइड करना है अपना रेवेन्यू तो हमें सबसे पहले पता करना है कि हमें किन चीजों में डिवाइड करना है। इसीलिए मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करता हूँ। सब मेरे साथ हैं यहाँ पर? अच्छा, फिर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी है। हमें ये देखना है कि हम कितने अमाउंट से इंटाइटल्ड होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी हमें जो टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिल रहा है या हमें टोटल अमाउंट ऑफ कैश मिल रहा है उस ट्रांजेक्शन से, वो कितना है। हम लोग हम लोग अभी हम मैं 5 मिनट में नमाज की ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने ट्रांजेक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में एलोकेट करना है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन भी है।
अच्छा, हम लोग ट्रांजेक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में एलोकेट कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सारा का सारा रेवेन्यू एक वक्त में बुक नहीं कर रहे। ठीक है, हम रेवेन्यू कब बुक कर रहे हैं? जब हम उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हम कितना रेवेन्यू बुक करेंगे उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन पे, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करेंगे। बजायरन तो मैं 3 लाख रुपए की टिकट लूंगा। ठीक है, किसी भी बिजनेस क्लास की अगर मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक नॉर्मल टिकट 3 लाख रुपए की होती है। ठीक है, लेकिन उस 3 लाख रुपए की टिकट के बदले में मैं फ्लाइट कितने की ले रहा हूँ, मैं लाउंज का स्टे कितने का ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी फॉर एग्जांपल लंबी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो मैं उसके बदले में मैं लाउंज उसके बदले में मेरे होटल में मैं होटल की सर्विसेज में कितने की ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी ये तमाम चीजें आपको कब पता चलेंगी? जब मैं अपनी ये जो टोटल 3 लाख की टिकट है ना, मैं इन तीनों सर्विसेज में डिवाइड करूंगा। अच्छा, मैं कैसे डिवाइड करूंगा? दैट इज द पार्ट वेयर आई विल कवर लेटर। ठीक है, मैं उसको बाद में कवर करूंगा जब मैं इस स्टेप पर आऊंगा। अब पांचवा हमारा स्टेप कौन सा है? पांचवा स्टेप हमारा है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। यानी मैं अब हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बदले में मैं रेवेन्यू कब बुक करूंगा? जब उस प्रॉमिस के बदले में मैं कस्टमर को बेनिफिट दे चुका हूं। यहाँ पे किसी का सवाल? सर, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, अब अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं नमाज ब्रेक के बाद उसको वापस रिपीट करूंगा। ठीक है, अभी चूंकि नमाज का टाइम हो रहा है, अजानें भी हो रही हैं, तो मैं उसको वापस आपको जितनी एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं नमाज के बाद सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आई एम डूइंग नमाज। कब तक आपको नमाज ब्रेक चाहिए? हम लोग एक काम करते हैं, 15 मिनट्स का हम लोग नमाज ब्रेक रखते हैं, 15 मिनट्स। ठीक है, दैट्स मोर सुटेबल। अभी तकरीबन 7:20 हो रहे हैं। हम लोग तकरीबन 7:35 पे अपना सेशन बिगिन करते हैं। ठीक है।
अच्छा सर, 7:35 हो चुके हैं, तो आई मे कंटिन्यू विद द सेशन। ठीक है। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं आखिरी तीन पॉइंट्स को रिपीट कर दूं। ठीक है, आखिरी तीन पॉइंट्स को रिपीट करने से पहले ना मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ। रेवेन्यू रिकग्निशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा। ठीक है, एक आपकी होती है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करें। नंबर टू, टाइमिंग्स। ठीक है, ये हर स्टेप है ना, इन दो चीजों के ऊपर हमेशा फोकस रखिएगा। अच्छा, ट्रांजेक्शन प्राइस मुझे क्या बताएगी कि मैं कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। सॉरी, मुझे ट्रांजेक्शन प्राइस क्या बताएगी। मुझे ट्रांजेक्शन प्राइस ये बताएगी कि मैं 100% पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। ठीक है, ये मुझे स्टेप 3 में पता चलेगा। स्टेप 3, दैट इज ट्रांजेक्शन प्राइस, हाउ मच रेवेन्यू। ठीक है, जब मैं ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करूंगा, तो ट्रांजेक्शन प्राइस में एलोकेट करने का नतीजा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के पास कितना रेवेन्यू होगा। ठीक है, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिग इस पूरे ट्रांजेक्शन प्राइस का बंटवारा डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में कैसे होगा। इसकी वजह क्या है कि सारा का सारा रेवेन्यू आप एक वक्त में रिकग्नाइज नहीं कर लेंगे। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि मैं कितना रेवेन्यू कौन से टाइम पे बुक करूंगा। ठीक है, कितना रेवेन्यू, सॉरी, कितना रेवेन्यू कौन से टाइम पे। ठीक है, तो ये जो कितना रेवेन्यू का क्वेश्चन है ये मुझे स्टेप 4 से पता चल रहा है। ठीक है, कौन से टाइम का जो मुझे स्टेप पता चलेगा ना, वो स्टेप 5 से पता चलेगा। कौन से टाइम पे बुक करूंगा, जब वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बदले में कितना रेवेन्यू बुक करूंगा, वो मुझे कौन बताएगा, स्टेप 4 बताएगा। अच्छा, ये टोटल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बदले में कितना रेवेन्यू बुक करूंगा, वो मुझे क्या बताएगा, टोटल कितना बुक करूंगा, ये मुझे स्टेप 3 बताएगा। ठीक है सर, तो अब रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना इस चीज को। एक्रूड रेवेन्यू, बिल्कुल। तो आखिरी से तीन स्टेप्स रिपीट करने की जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने पूरी कर दी है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो सवालात हो आप बेशक मैसेज से पूछ लीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास कौन सा है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के अंदर मुझे IFRS 15 में 5 स्टेप्स बताएं कि जब ये 5 स्टेप्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, अगर मैं इसको लिख दूं, अगर ये 5 स्टेप्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट टुगेदर, तो ही आप रेवेन्यू बुक करेंगे। स्क्रीन शेयर्ड है। ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है। अच्छा, जब आप इन 5 स्टेप्स को एक साथ पूरा करेंगे, बाकियों को नजर आ रही है स्क्रीन। जब ये 5 स्टेप्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो ही मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, बाकी 4 कंडीशंस मौजूद हो, सिर्फ एक कंडीशन मौजूद ना हो, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो फिर रेवेन्यू भी बुक नहीं होगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रेवेन्यू भी बुक नहीं होगा। रेवेन्यू कब बुक होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब उन कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली कंडीशन क्या है, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म दियर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म दियर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। अच्छा, इसकी एक मिसाल है जो ग्रिपिंग IFRS में दी गई है, और ये है कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस के पास जाता हूँ। ठीक है, और या इसको मैं प्रिंटिंग प्रेस की जगह मैं किचन की बात करता हूँ। ठीक है, मुझे एक शादी के लिए खाना पकवाना है। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे कितना खाना पकवाना है, बस मुझे इतना पता है कि यार इतने डिशों तक मुझे पकवाना होगा।
ठीक है, जैसे 600 लोगों तक का पकवाना होगा, 500 लोग भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकते हैं, 550 भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे 600 लोगों का खाना पकवाना है किसी भी किचन से। ठीक है, अब मैं उस किचन के पास पहुंचता हूँ, उस किचन को बोलता हूँ कि यार मुझे 600 लोगों तक का खाना पकवाना है, मुझे बुकिंग कर दो। उसने बोला कितने लोगों का पकवान है? मैंने बोला मुझे नहीं पता यार, 600 के अंदर अंदर ही होंगे जितने भी होंगे। अच्छा, वो किचन बोलता है कि ठीक है, तुम्हें 600 तक का पकवान है, एक काम करो मुझे डिपॉजिट दे दो, क्योंकि अभी इतनी बुकिंग्स है ना कि मैं आगे तुम्हारा ऑर्डर ले नहीं पाऊंगा। अगर तुम मेरे पास एक डिपॉजिट रखवा देते हो तो मैं तुम्हारा ऑर्डर जरूर ले लूंगा। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने लोगों का खाना पकाना है, लेकिन अभी तो मेरे पास एक डिपॉजिट रखवा दो, ताकि जब मुझे एक्चुअली तुमसे ऑर्डर लेना हो तो उस वक्त मैं तुम्हें अकोमोडेट कर दूं, और बाकी लोगों, बाकी जो लोग आते हैं जिन्होंने मेरे पास डिपॉजिट नहीं जमा करवाया, मैं इनको मना कर सकूं। मैंने इसके पास डिपॉजिट रखवा दिया। आप मुझे बताएं कि क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब आते हैं इसके जवाब पर। ठीक है, आप सबकी पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। देखें, क्या मेरे से किचन वाले ने वादा किया कि वो कितना काम करेगा, और क्या क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा? अभी तक तो मैंने उसको पेमेंट ही जमा नहीं करवाई ना, उसने तो सिर्फ मेरे से डिपॉजिट लिया है। ठीक है, अभी तक तो उसने सिर्फ मुझसे ये कहा है कि मैं आपकी बुकिंग ले लूंगा, इसने ये थोड़ी बताया कि मैं इतना खाना आपको पका के दे दूंगा। अगर मुझे इससे खाना नहीं पकवाना हुआ, ठीक है, तो वो डिपॉजिट वापस भी कर देगा। समझ में आ रही है? तो अभी तक उसने मुझसे ये वादा नहीं किया है कि मैं इतना खाना आपको पका के दूंगा। ठीक है, जब वो वादा करेगा तो वादा का स्पेसिफिक होना जरूरी है। यही चीज सेकंड कंडीशन में भी कवर्ड है। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। सर, इसमें तो दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कि वो किचन मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी बुकिंग ले लूंगा। ठीक है, अभी किचन ने मुझे ये नहीं बोला है कि मैं आपका खाना पका दूंगा। नंबर टू, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मसला है? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर ये मसला है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि भाई मुझे कितने लोगों का खाना चाहिए और उसके कितने पैसे लगेंगे। अभी तो सिर्फ डिपॉजिट है। ठीक है, मुझे नहीं बताया कि इस खाने के अंदर कितने कितने लोगों का खाना होगा और कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, अभी तक तो उसने सिर्फ मुझसे डिपॉजिट लिया है। तो इसमें दूसरी कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सब मेरे साथ हैं इसमें? किसी का कोई सवाल? मैं सवाल ले रहा हूं मैं। किसी का कोई सवाल? ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी का कोई सवाल? किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? किसी प्रोफेशनल का कोई सवाल? कमिटेड तो क्या है, लेकिन क्या आप जिस चीज की कमिटमेंट ली है वो बुकिंग के लिए, किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की नहीं ली है। ठीक है, कमिटमेंट बुकिंग के लिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की नहीं ली है। ठीक है, बुकिंग कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होती। बुकिंग तो सिर्फ ये होता है कि आपने एक दूसरे के साथ एक रसीद काट के दे दी उसको, फिर इसके बाद आप जो करेंगे वो आपकी कमिटमेंट होगी। अच्छा, अब तीसरा, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट एडवांस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, ये एडवांस नहीं है, ये डिपॉजिट है। एडवांस के ऊपर हम बाद में आएंगे, इसका एडवांस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये डिपॉजिट है सिर्फ, एडवांस नहीं है। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। अगर मैं सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और उस सामने वाले को कहूं कि यार आप अपनी खुशी से दे दें, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे इसके साथ तय करना पड़ेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी प्राइस होगी। ठीक है, अगर कस्टमरी प्रैक्टिसेस डिफाइन कर रहे हैं तो ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची की बात करता हूँ, अगर अगर मैं किसी के साथ किसी नॉर्मल इलाके में पंक्चर बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि वो उस पंक्चर वाला 100 रुपये लेगा। ठीक है, और ऑन द स्पॉट लेगा। तो वहां तो कस्टमरी प्रैक्टिस के जरिए मैं पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ।
ठीक है। लेकिन अगर सामने अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, सामने वाला बोलता है आप अपनी खुशी से दे दें, तो अपनी खुशी से देना ये पेमेंट टर्म्स का आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी अमाउंट और मेरी टाइमिंग ऑफ पेमेंट क्या हो रही है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो अमाउंट, नंबर टू टाइमिंग। अमाउंट क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको बोलूं कि यार आप मुझे ये कितने की चीज बेच रहे हो, और सामने वाला बोलता है यार मैं, आप जितनी खुशी से दें, मैंने बोला भाई सही बताओ अमाउंट, तो उसने मुझे बताई कि मैं आपसे 2 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, ये क्या हो गई, अमाउंट हो गई। ठीक है। लेकिन जहां तक टाइमिंग की बात है, तो फिर मैं इसको बोलूंगा कि यार मैं तुम्हें कितने टाइम में 2 लाख रुपए दूं। तो उसने मुझे कहा कि सर आप मुझे ये 2 लाख रुपए 30 दिन के अंदर दे देंगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये जो 30 दिन के अंदर अंदर देने वाली बात थी, वो क्या हुआ, वो मेरी टाइमिंग ऑफ पेमेंट थी। ठीक है, तो मेरे पास पेमेंट टर्म्स के अंदर ना सिर्फ अमाउंट होता है, बल्कि टाइमिंग्स भी होती हैं, टाइमिंग ऑफ पेमेंट भी होती है। यहाँ किसी का कोई सवाल तीसरी कंडीशन में? यहाँ किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस भी होना चाहिए। ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उस कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर आपकी टाइमिंग अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज तब्दील हो। ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये कि ये एक नॉर्मल कारोबार हो रहा हो, ये नॉर्मल धंधा हो रहा हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कोरोला है और मेरे दोस्त के पास भी कोरोला है। मैंने क्या किया कि मैंने उस दोस्त को 2020 के मॉडल की कोरोला बेची, और उससे 2020 की एक और कोरोला खरीद ली। आप मुझे बताएं, क्या इस तिजारत में किसी का कोई फायदा नुकसान हो रहा है? दोनों की लाइफ भी सेम है। ठीक है, दोनों की कंडीशन भी एक है, दोनों की लाइफ भी सेम है। दोनों एक ही मॉडल की हैं और दोनों एक ही साल, मतलब एक ही एडिशन की हैं। तो इसमें इस हो सकता है फायदा हो, लेकिन नॉर्मली मैं अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रखूं, तो क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? बाकी चीजें कांस्टेंट रखता हूं मैं, नहीं हो रहा फायदा। ठीक है। यानी इस जो नॉर्मल कारोबार होता है ना, उसके अंदर फायदा नुकसान होता है। ठीक है, किसी पार्टी को फायदा हो रहा होगा, किसी पार्टी को नुकसान हो रहा होगा। या तो दोनों पार्टीज को भी फायदा हो सकता है, या तो दोनों पार्टीज को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, धंधा ऐसा हो ना कि दोनों के कैश फ्लोज इससे इफेक्ट हो, कुछ फायदे नुकसान का एलिमेंट हो। ठीक है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फायदा नुकसान का एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक ही चीज दी जा रही है और एक ही चीज ली जा रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब है, अगर मैं इसको बहुत उर्दू की ट्रांसलेशन में अगर मैं बताऊं, तो उसके अंदर कोई कमर्शियल, मतलब उसके अंदर कमर्शियल का कोई एलिमेंट मौजूद हो। कमर्शियल की कमर्शियल होने का जो लाइक, कमर्शियल होने के लिए जो लाइक होना है ना, आपकी नॉर्मल तिजारत के लिए जो चीज लाइक हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद हो। कारोबार के अंदर क्या चीज होती है, या तो पार्टीज को फायदा होता है या तो नुकसान होता है। जिससे ना फायदा हो रहा है किसी का, ना किसी का नुकसान हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। यहाँ पे सबसे क्लियर, यहाँ पे सबको क्लियर है? तिजारत ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फायदा नुकसान हो। ठीक है। जो बगैर फायदे और बगैर नुकसान वाली तिजारत है ना, वो फिर IFRS 15 के स्कोप में नहीं आती। फिर आप इसको किसी और के स्टैंडर्ड के स्कोप में ले जाएं। नहीं, बोथ द पार्टीज को बेनिफिट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नुकसान भी पहुंचाता है, तो वो जिसको नुकसान हो रहा है, उसके भी तो कैश फ्लोज इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर फायदे नुकसान का एलिमेंट। IFRS 15 बार्टर सिस्टम के ऊपर भी लगता है, मैं इसको बाद में कवर करूँ। ठीक है, बार्टर सिस्टम के ऊपर भी लगता है। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर भी फायदे नुकसान का एलिमेंट होता है। ठीक है, दैट मस्ट हैव मॉनेटरी बेनिफिट और मॉनेटरी लॉस।
ठीक है, इसके अंदर एक नॉर्मल कारोबार वाली टर्म हो, फायदे नुकसान का एलिमेंट हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods and services for what will be transferred to the customer। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled। यार कभी कभी हम अपने एम्प्लॉयज की इनकॉम्पिटेंस होती है जिसकी वजह से वो नुकसान का घाटा कर बैठते हैं, कभी कस्टमर को रिटेंशन के लिए वो नुकसान का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बिजनेस के जो लोग होते हैं ना, जो कारोबार करते हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा नुकसान के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों करते हैं। खैर, आखिरी कंडीशन पे थे हम लोग। इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन टू विच इट विल बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स और सर्विसेज फॉर दैट विल बी ट्रांसफर टू द कस्टमर। अच्छा, मैं आपको एक पूरी फनी सी एग्जांपल देता हूँ, इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं ले जाइएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, ठीक है, बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, ठीक है, और मैं एक दुकान चलाता हूँ। एक बंदा है जो बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसके अंदर ये भी इख्तियार है कि वो मेरी दुकान पे कब्जा कर सके, उसके पास ये भी इख्तियार है कि वो मेरी दुकान बंद करवा सके। वो मेरे पास आता है और मेरे से कोई चीज फ्री में ले जाता है, मैं उससे पैसे की उम्मीद नहीं रख सकता। ठीक है, अगरचे डेफर्ड टर्म्स भी हों, वो मुझे अगर ये भी बोले कि मैं महीने के आखिर में दे दूंगा, लेकिन वो इतना बाअसर है कि मुझे पता है इसने देना ही नहीं है, तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर से वो वादा करे, ठीक है, कि मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो नहीं देता, तो भी मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं रेवेन्यू और रिसीवेबल बुक ही नहीं करूंगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मैं रिसीवेबल बुक करके मैं इसको राइट ऑफ कर लेता था कस्टमर को, तो मेरे पास एक रेवेन्यू आता था और एक मेरे पास बैड डेट्स एक्सपेंस आता था। मुझे अब स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपने ना रेवेन्यू बुक करना है ना बैड डेट एक्सपेंस बुक करना है, क्योंकि आपको शुरू से ही बताया कि वो आपको एक रुपया नहीं देने वाला। आपको शुरू से बताया कि ये एक रुपया नहीं देने वाला। मैं आपको यूटिलिटी कंपनीज की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एसएसजीसी की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एसएसजीसी, फिर तो प्रोबेबल ही हो जाएगा ना कि मुझे मिल जाएगी कंसिडरेशन। बिल्कुल, राइट्स भी और एक्सपेक्टेशन भी। मैं एसएसजीसी की एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, या किसी भी यूटिलिटी कंपनी, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो जाए, चाहे वो वापदा हो जाए, उसके अंदर सबके अंदर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कोई मिलियन, 3 मिलियन कस्टमर्स को वो बिल बेचते हैं। ठीक है, 3 मिलियन कस्टमर्स को वो बिल बेचते हैं। अच्छा, अब उन 3 मिलियन कस्टमर्स को जब वो बिल बेचते हैं, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 3 मिलियन कस्टमर्स को वो बिल भेजते हैं, तो उनको पता है कि इसमें से जो 3 लाख कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें एक रुपया भी पे नहीं करना। ठीक है, और जो मेरे पास 2.7 मिलियन कस्टमर्स हैं, ये बिल थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर देंगे, या तो फुली फुली पे करेंगे, या तो थोड़ा थोड़ा भी पे कर देंगे। 3 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पे नहीं करना, जिन्होंने बिल्कुल भी पे नहीं करना। ठीक है, गैस के बिल आते हैं, तो 3 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पे नहीं करना, और 2.7 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ भी पे कर देंगे। अच्छा, जिन्होंने बिल्कुल पे नहीं करना ना, तो अब होता यह है कि जो वो जब वो बिल इशू करता है तो उसके बदले में रेवेन्यू तो बुक कर ही लेता है। ठीक है, लेकिन एक मैनुअल एडजस्टमेंट करता है, और इस रेवेन्यू को बुक से रिवर्स कर देता है, बुक से हटा देता है, रेवेन्यू रिमूव फ्रॉम बुक्स फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अपना रिकॉर्ड रखने के लिए रेवेन्यू बुक करता है, मगर एक सब्सिडी जीएल के जरिए एक एडजस्टिंग एंट्री बुक करके उसी रेवेन्यू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि
जो कस्टमर ने पे नहीं करना, उसके बदले में मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करके करूंगा ही क्या? ठीक है, उसके बदले में मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करके करूंगा ही क्या? एंड में मुझे बेड डेट एक्सपेंस बुक करना है। मुझे स्टैंडर्ड क्या कहता है? मुझे स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इसके बदले में रेवेन्यू ही बुक नहीं करना। जो बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैं उसकी बारे में जवाब दूंगा, लेकिन दैट्स एन एवरेज टू whom कंपनी डज नॉट नो स्पेसिफिकली। ठीक है, कंपनीज के पास अगर इंडिविजुअल कस्टमर्स की नॉलेज हो, ठीक है, कि ये कस्टमर पे ही नहीं करेगा, तो फिर उस कस्टमर का रेवेन्यू बुक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पोर्टफोलियो अप्रोच लेता हूँ तो फिर उसका इसकी एक अलग ट्रीटमेंट होगी। चूंकि ये अभी बेसिक क्लास है तो फिर मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, पोर्टफोलियो अप्रोच को, उसकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, प्लीज यूज व्हाइट बोर्ड। अपॉलॉजीज। ठीक है, मैं ऐसी जगह लिख लूंगा जहाँ पे कोई और चीज नहीं। ठीक है, 3 लाख कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट में आते ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट ही नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज मोस्टली डू नॉट पे और डिलीट पेमेंट्स टू एसएसजीसी इलेक्ट्रिक कंपनी इन केस व्हाट वी विल डू, इसकी इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो अब बाकी जो सवाल आते हैं वो मैं मैसेज पे ले लूंगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आगे बढ़ प्रोसीड कर। ठीक है, मुझे प्लीज मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल आते हैं, मैं नहीं चाह रहा कि आपके सवाल छोड़ूं। आई लव टू आंसर ऑल ऑफ देम, बट सिंस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट तो मैं अगली स्लाइड पे मूव कर जाता हूँ। ठीक है, विजडम एज अ ईयर एंड ऑफ 31 December 2022। On 30th September 2022, Wisdom signed a contract with a customer to provide him with an asset on 31st December 2022. Control over the asset is passed on to the customer on 31st December 2022. The customer will pay rupees 15 million on 30th June 2023. By 31st December 2022, Wisdom did not believe that it was probable that it would collect the consideration that it was entitled to. Therefore, the contract cannot be accounted for and no revenue should be recognized. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे ये हो रही है कि सिंस इंसेप्शन मुझे पता है कि उसने पे नहीं करना। ठीक है, सिंस इंसेप्शन मुझे बताया कि इसने पे नहीं करना, तो अब आप मुझे बताएं कि 31 दिसंबर 2022 में क्या मैं रेवेन्यू बुक करूंगा? नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी वाली बात क्लियर हो गई है। इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन टू विच इट इज इंटाइटल्ड टू। ये पॉइंट क्लियर है आपका? इज दिस क्लियर? कंट्रोल तो पास हो गया है, कंट्रोल बिल्कुल पास हो गया, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिली। हालांकि देखिए, कस्टमर कस्टमर की ऑब्लिगेशन है कि मुझे पे करे। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे एंड तक भी कलेक्ट नहीं करूंगा करके, देन वी विल बुक द बैड डेट। नहीं, जब रेवेन्यू बुक नहीं कर रहा और जब मेरे बुक्स में रिसीवेबल ही नहीं आ रहा, तो मैं बैड डेट क्यों रिकॉर्ड करूंगा? ठीक है, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ना रिसीवेबल। लॉस तो शो करना पड़ेगा। तो लॉस लॉस को मैं ऐसे शो नहीं करूंगा, मेरी इनकम कम हो जाए या मेरा एक्सपेंस बढ़ जाए, मेरा तो लॉस ही आएगा ना। लॉस को मैं लॉस को मैं अगर रिकॉर्ड भी करता हूँ ना, तो मैं इसको पेरेंट, मतलब मैं जिसकी लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस तो बुक करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट से वो लॉस क्लेम करना है तो उसको आप पेरेंट बुक में क्लेम करेंगे, मगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आप एक एडजस्टिंग एंट्री लगा देंगे और उस लॉस को आप रेवेन्यू के अगेंस्ट ही नॉक ऑफ कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट से क्लेम करने के लिए तो वो बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा होगा, लेकिन फिर उस लॉस को हम लोग रेवेन्यू से ही नॉक ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक टू यूटिलिटी कंपनीज है ये बात। इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ही डाल देंगे। ठीक है, जो चीज मैंने बेची है, ये जो मैंने एसेट बेचा है, उसको मैं कॉग्स में ही डालूंगा।
क्योंकि IFRS, देखिए हालांकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रेवेन्यू तो मेरा बुक नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि ऐसी ट्रांजेक्शन, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है और ये IFRS 15 के स्कोप में है, तो इसके अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो मैं बुक करता ही हूँ। ठीक है, मैं कॉस्ट तो बुक ही कर रहा हूँ। ये नॉर्मली कंपनीज कॉग्स में ही बुक करती हैं, इसके लिए कोई अलग से GL नहीं बनाती। ठीक है, और इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक मना भी नहीं है कि आपने इसको कॉग्स में बुक नहीं करना। ठीक है, मैं प्रोसीड। अच्छा, ये एक कंपनी की एग्जांपल है, रिवर्स रेवेन्यू। ये बाकी सारे सवालात के जवाबात मैं आपको मैसेज पर्सनल में दे दूंगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। As Pakistan Steel Mills Corporation Private Limited has been defaulting and not making payment of late payment, अब होता ये है कि जब कोई कंपनी पे नहीं करती अमाउंट, तो हम उस पर, तो SSGC के ऊपर क्या लगा देते हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज लगा देते हैं। ठीक है, द कंपनी इफेक्टिव फ्रॉम July 1st 2020 decided to account for late payment surcharge from Pakistan Steel Mills on receipt basis based on the opinions from the firm of chartered accountants। होता क्या है, जब मैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को लेट पेमेंट सरचार्ज का बिल बना के देते, लेट पेमेंट सरचार्ज का मतलब तो सबको पता है ना, कि अगर मैं पे नहीं करता तो एक एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ती है गैस के बिलों में। अगर मैं टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो एक एडिशनल अमाउंट मुझे SSGC लगा के देता है, और इसके बदले में मुझे वो अमाउंट पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेट पेमेंट सरचार्ज तो सबको क्लियर है ना। लेट पेमेंट सरचार्ज क्या होता है, किसी को और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं, और भी लोग, और भी लोगों से मैं सुनना चाह रहा हूँ। प्लीज पार्टिसिपेशन इंश्योर करें, मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे इंश्योर्ड हो कि सब लोग इस लेक्चर में शामिल हैं। अच्छा, अब वो हुआ ये कि SSGC के ऊपर मैंने लेट पेमेंट सरचार्ज तो लगा दिया। ठीक है, लेकिन SSGC लेट पेमेंट सरचार्ज पे करता नहीं है। ठीक है, प्रोबेबल नहीं है कि मैं ये कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लेट पेमेंट सरचार्ज लगाते हुए ये प्रोबेबल नहीं है कि स्टील मिल्स कॉर्पोरेशन मुझे ये लेट पेमेंट सरचार्ज देगा भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्रूअल बेसिस पे इसको बुक ही नहीं करता। अच्छा, मुझे कब प्रोबेबल होगा कि वो मुझे लेट पेमेंट सरचार्ज देगा? जब वो मुझे एक्चुअली दे देगा ना, तभी मैं यकीन करूंगा कि मुझे लेट पेमेंट सरचार्ज मिल रहा है। इससे पहले मैं कोई यकीन करके नहीं बैठूंगा कि मुझे लेट पेमेंट सरचार्ज मिलेगा भी। ठीक है, तो इसीलिए फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसमें ओपिनियन दिया कि आप इसको रिसीट बेसिस पर बुक करें, क्योंकि जब मुझे लेट पेमेंट सरचार्ज मिल जाएगा तब तो कलेक्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी ना, तब तो कलेक्टेबिलिटी प्रोबेबल भी हो जाएगी। प्रोबेबल क्या, सर्टेन हो जाएगी। लेकिन इससे पहले, चूंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्ट्री रही है कि वो लेट पेमेंट सरचार्ज पे नहीं करते, तो इसीलिए इसीलिए फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनको ओपिनियन दिया कि आप लेट पेमेंट सरचार्ज को रिसीट बेसिस पे बुक करेंगे। क्लियर है कि ये रिसीट बेसिस पे क्यों बुक हो रहा है? क्योंकि क्योंकि यहाँ जब तक मुझे नहीं मिल रहा तब तक प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। समटाइम्स वी डिडक्ट LPS फ्रॉम द पेमेंट टू सप्लायर, वो तो फिर एक अलग ट्रीटमेंट होगा ना। अभी तो मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द ट्रेड डेट्स इंक्लूड द अमाउंट ऑफ 25,312 इंक्लूडिंग ओवरड्यू बैलेंस ऑफ 25,231। ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम पाकिस्तान स्टील मिल्स। However, the aggregate legal claim of the company from Pakistan Steel Mills will amount to 82 billion rupees. 82 billion rupees. This amount has been arrived as per the practice of the companies to charge LPS to the customers who do not make timely payments. यानी टोटल क्लेम कितना है, 82 बिलियन है, लेकिन मैंने कितना रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है,
मैंने 25 बिलियन का रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 57 बिलियन का रिसीवेबल मैंने रिकॉर्ड, 57 बिलियन का रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर क्यों नहीं रिकॉर्ड किया 57 बिलियन का रेवेन्यू? 57 बिलियन का रेवेन्यू मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? कोई चैट पे जवाब देगा? प्रोबेबल ही नहीं है कि मिलेगा। सर वो फिर रिकनसी, ऐसे ऐसी एंटिटीज के केस में ऑडिट कंपनीज रिकंसिलिएशन ही करवा रही होती हैं ऑडिटर से। ठीक है, ये रिकंसाइलिंग आइटम बनता है। ठीक है, डज नॉट मीट 57 बिलियन का रेवेन्यू है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन मीट ही नहीं करता। तो ये 57 बिलियन का रेवेन्यू हम रिकॉर्ड ही नहीं करके बैठे। ठीक है, जब ये 57 बिलियन रिसीव होगा और मुझे एक्चुअली जब यकीन होगा कि जब वो पे हो रही है मुझे अमाउंट, तब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। ये फिर बाद में सर्कुलर डेट बहुत बहुत ज्यादा स्पेशलाइज टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको एक होता है कि मुझे सीखना है, ठीक है, अगर मुझे डिटेल में सीखना है तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी बेसिक्स के ऊपर ही रहेंगे। सिर्फ इंडस्ट्री का टच देने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स निकाल के लाता हूँ। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस देख चुके हैं और हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा आइडेंटिफाई हो गया और कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस भी मीट कर रही है, तब हम स्टेप 2 पे आएंगे, और जिस स्टेप 2 का नाम है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस। ठीक है, इट इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस। अच्छा, अब ये डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस की क्या डेफिनेशन है? प्रॉमिस का तो आपको पता है कि मैंने उसको वादा किया कि मैं आपको ये पर्टिकुलर गुड और सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा, तो प्रॉमिस का तो मीनिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट किस चीज को बोलते हैं? तो डिस्टिंक्ट के दो मीनिंग है। सबसे पहले तो कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। द गुड और सर्विस मस्ट बी एबल टू बेनिफिट द कस्टमर वेदर दिस कैन बी अचीव्ड ऑन इट्स ओन और कंबाइनिंग विद अदर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू द कस्टमर। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी किसी मैं अगर जाता हूँ फॉर एग्जांपल किसी टेक्नो सिटी में जाता हूँ, किसी लिबर्टी मार्केट में जाता हूँ। ठीक है, लाहौर की लिबर्टी मार्केट और कराची की टेक्नो सिटी। ठीक है, और मैं वहां पे जाकर एक लैपटॉप लेता हूँ, और लैपटॉप में वो मुझे स्क्रीन देता है, मगर स्क्रीन अलग करके देता है कीबोर्ड और बाकी सीपीयू से। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो उसके जो सीपीयू और कीबोर्ड है, क्या वो मेरे काम का है अगर उस लैपटॉप में स्क्रीन ही ना हो? नहीं। ठीक है, अलग से मैं मार्केट से वो स्क्रीन भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो दैट इज अ सेपरेट स्पेयर पार्ट। ठीक है, मुझे उसको स्पेयर पार्ट के तौर पर लेना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के ऊपर कोई भी लैपटॉप वाला मुझे स्क्रीन अलग से नहीं देगा। तो अगर मैं किसी भी लैपटॉप की स्क्रीन और कीबोर्ड साथ लेता हूं, तो क्या उसमें स्क्रीन और कीबोर्ड डिस्टिंक्ट होगा या सेम होगा? सेम होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज का हिस्सा है, और इन दोनों का मैं एक साथ बेनिफिट उठा सकता हूँ। दोनों का मैं अलग अलग बेनिफिट नहीं उठा सकता। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर लैपटॉप नहीं लेता, फॉर एग्जांपल मैं पीसी लेता हूँ, तो क्या इसमें सीपीयू और मॉनिटर डिस्टिंक्ट होंगे या नहीं होंगे, या सेम होंगे? उस सूरत में डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। उस सूरत में डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि मैं मॉनिटर को अलग से मार्केट से खरीद सकता हूँ। ठीक है,
लैपटॉप के अंदर मैं मॉनिटर को मैं अगर एज अ होल उठाऊं तो मैं स्पेयर पार्ट के तौर पर खरीद सकता हूँ, मैं अलग से नहीं खरीद सकता उस मॉनिटर को। ठीक है, मुझे अलग से स्पेयर पार्ट की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। कीबोर्ड और मॉनिटर साथ मेरे काम का है लैपटॉप में, लेकिन अगर मैं पीसी की मैं बात करूं, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर की बात करूं, तो उस सूरत में मुझे मॉनिटर में अलग से मार्केट से खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं मॉनिटर को अलग से मार्केट से खरीद सकता हूँ। ठीक है, अब आप इस डेफिनेशन को पढ़िए और अब आप मुझे बताएं कि क्या इस एग्जाम्पल से क्या मेरी डेफिनेशन कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही। The good or service must be able to benefit the customer, whether this can be achieved on its own or by combining it with other resources that are available to the customers. ठीक है, या तो कस्टमर के पास ये ऑलरेडी मौजूद हो, या तो कस्टमर उसे अलग से मार्केट से प्रोक्योर कर सकता हो। तो सर हमारा हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट पे ईमान कायम हुआ हमारा। कि सर इसमें डिस्टिंक्ट कौन सी चीज होती है और डिस्टिंक्ट कौन सी नहीं होती। सर हमारा ईमान कायम हुआ। आते हैं डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। The promise to transfer the good or service must be able to be separately identifiable from other promises within the contract. इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मैं जब किसी कस्टमर को मोटरसाइकिल बेचता हूँ, ठीक है, तो आप एक काम करें, उस मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो मुझे मार्केट से भी मिल जाते हैं। ठीक है, उन स्पेयर पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, उस मोटरसाइकिल के अंदर इंजन इंक्लूड होता है, उस मोटरसाइकिल के अंदर फ्यूल टैंक इंक्लूडेड होता है, उस मोटरसाइकिल के अंदर टायर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सीट इंक्लूडेड होती है, हेडलाइट्स इंक्लूडेड होती हैं, क्लच इंक्लूडेड होता है, गियर इंक्लूडेड होता है, हैंड ब्रेक्स इंक्लूडेड होते हैं, सीट ब्रेक इंक्लूडेड होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है मोटरसाइकिल की। लेकिन मैं जब बेचता हूँ तो क्या मैं इन सबको अलग अलग बेचता हूँ। मोटरसाइकिल अगर मैं किसी कस्टमर को बेच रहा होता हूँ, तो क्या मैं इन सब स्पेयर पार्ट को मैं अलग अलग बेच रहा होता हूँ कस्टमर को, या पूरी मोटरसाइकिल बेच रहा होता हूँ। मैं पूरी की पूरी मोटरसाइकिल मैं कस्टमर को बेच रहा होता हूँ। ठीक है, सारी की सारी टुगेदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा ये जो पूरा मोटरसाइकिल बेचना है ना, हालांकि इसके अंदर बहुत डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज हैं। ठीक है, वो स्पेयर पार्ट जाके मुझे मार्केट में मिल भी जाते हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के परस्पेक्टिव में मैं कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज बेच रहा हूँ, एंड दैट इज मोटरसाइकिल। मैं मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स को अलग अलग नहीं बेच रहा। ठीक है, तो उस सूरत में मेरे पास ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो स्पेयर पार्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वो स्पेयर पार्ट्स डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब अगर हम एक डिस्टिंक्ट गुड को डिफाइन करेंगे तो फिर हम मोटरसाइकिल को ही करेंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स को हम लोग एज डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, द गुड प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड और सर्विस मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस विद द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं स्पेयर पार्ट्स की बात करूं तो वो जो मेरे पास मैं इंजन बेच रहा हूँ, तो वो हेडलाइट से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, बल्कि ये दोनों उस मोटरसाइकिल का पार्ट है। तो ये जो मोटरसाइकिल के जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे ना, ये डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस कहलाने के लायक नहीं होंगे। ये सारे मिलकर एक मोटरसाइकिल बनेंगे, दैट वुड बी अ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस। सर हमारा ईमान बन गया इसके ऊपर। अगर मैं स्पेयर पार्ट को अलग से बेचता हूँ, ठीक है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें इंजन अलग से बेच रहा हूँ, उस सूरत में वो स्पेयर पार्ट डिस्टिंक्ट होगा। लेकिन अगर मैं पूरा प्रोडक्ट बना के ही कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो फिर उस सूरत में मेरा स्पेयर पार्ट डिस्टिंक्ट नहीं होगा। कैन यू प्लीज वेट अ मिनट। अच्छा, 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 अब आप लोगों के मुझे पता है बहुत सारे सवालात हैं। ठीक है, एंड आई लव टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अभी सर हसन मारफानी ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, हमारे सेशन में। और अगर आपके कोई मजीद सवालात हैं तो आप
प्लीज मुझे इसको, हमने ग्रुप भी ओपन किया हुआ है, हमने ग्रुप में जो सवालात के जो सेक्शन है वो हमने ओपन किया हुआ है, हमने सिर्फ एडमिन्स तक मैसेजेस करने की जो मिसाल है वो हमने नहीं की। सर्विसेज की मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर ही मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, उसी व्हाट्सएप के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। बट इट्स टाइम दैट आई हैंड ओवर टू सर हसन मारफान। ठीक है, बाकी आपके जो सवाल आते हैं वो आप मुझसे सेपरेटली पूछ लीजिएगा। सर हसन प्लीज। ओके, आई एम मेकिंग यू होस्ट। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, Ahmed, for handing over me the forum. First of all, humble apologies everyone for a delay. Actually, जो है क्या कहते हैं, संडे का जो है वो मैंने नॉर्मली नेटवर्किंग का डे रखा होता है, तो वो इसलिए आई वाज स्टक अप इन सडन ट्रैफिक, सो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया टाइमली। सो आई एम श्योर IFRS 15 में जो है, जो अभी मैं 10-15 मिनट से सुन रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस तक हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी जो है एक पार्टिसिपेंट का सवाल था कि भाई सर्विसेज किस तरीके से डिस्टिंक्ट होंगी, सो अहमद इंशाल्लाह ग्रुप पे उसको एड्रेस कर देंगे। सो लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम, सिंस वी आर रिमेनिंग विद 45 मिनट्स, सो हम लोग क्विकली जो है हमारा जो टॉपिक था लास्ट सेशन में हमने जहाँ तक बात की थी उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने जो है ना आप लोगों से, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैंने एक गूगल ड्राइव जो है वो बना ली है। सो उस पे जो है मैं सारा स्टडी मटेरियल अहमद और मैं हम लोग अपलोड करते रहेंगे। अदर देन जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं जैसे ग्रिपिंग IFRS जो हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं, आपकी जो है EY या फर्ग्यूसन की कंपेंडियम हो गई जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो है ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी। आप लोग ड्राइव पे जो है जब क्लिक करेंगे, सो द रिक्वेस्ट वुड बी सेंड टू मी। सो मैं फिर उसको जो है, मुझे या अहमद को जो है रिक्वेस्ट मिल जाएगी, सो वी वुड बी अप्रूविंग यू। अहमद, आप अगर उस पर रिक्वेस्ट करो ना तो मैं आपको एडिटर के राइट्स दे देता हूँ ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो है ना चीजें अपलोड कर सको। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद, अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, कोई लेगिंग वगैरह तो नहीं है? इफ यू कैन जस्ट कंफर्म मी प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलें, दैट्स सो अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इनपुट। अच्छा जी, मैं एक दफा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है IS 1037 के हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन की थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव है, तो इस पर ऑडिटर का फोकस ज्यादा होता है। सुहेब ने कल जो है एक दो मुझसे बाद में सवालात भी किए, तो अभी टाइम अगर मुझे इजाजत देगा तो मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उस पर भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ही वाज फेसिंग द इशू इन इस कंपनी, सो मैं आप लोगों से भी जो है गोश गुजार कर दूंगा। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की कि देखें जो IS 10 है इट एक्चुअली अप्लाइज ऑन द पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स। पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो ईयर एंड के बाद बट BOD ऑथराइजेशन डेट तक अराइज होते हैं। एक्चुअली हमें ये डिसाइड करना होता है कि उस पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट को क्या मैं रिपोर्टिंग पीरियड में इंक्लूड करूं, एडजस्ट करूं, इनकॉर्पोरेट करूं या नहीं करूं। दैट इज द पॉइंट इन क्वेश्चन जो कि हमें डिसाइड करना होता है। फिर हमने बात की कि देखें पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट दो किस्म के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद हो। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद ना हो। अब उसके ऊपर हमने जो है वी 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 डिड न्यूमरस एग्जांपल्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो उस पर हमने जो है डेटर अगर डिफॉल्ट करता है ईयर एंड के बाद तो वो कब एडजस्टिंग होगा, कब नॉन एडजस्टिंग होगा, उस पर हमने बात की। फिर हमने जो है अगर लेट से किसी भी इवेंट की वजह से अगर हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू में या हमारी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है या चेंज आता है, सो हाउ वी आर गोना ट्रीट दैट, यू नो, change, whether we would be treating that change as an adjusting event or non adjusting event, उसके ऊपर हमने बात की। फिर हमने जो है क्या कहते हैं बात की कि अगर जो है ईयर एंड के बाद इफ देयर इज अ चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मार्केट बेस्ड एसेट्स, so how we are going to treat that? Market based assets are shares, currencies, properties, investments, right?
सो हमने एक जनरल रूल की बात कर ली कि देखें मार्केट जो है ना उसको यू कैन नेवर प्रिडिक्ट मार्केट, देयर कांट बी एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस रिलेटेड टू मार्केट एंटिसिपेशन। दैट्स व्हाई मार्केट बेस्ड एसेट्स में जो भी चेंज आता है ईयर एंड के बाद दैट वुड ऑलवेज बी टेकन एज एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, आई एम सॉरी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फिर हमने जो है एक मोस्ट अवेटेड एरिया पे बात की कि देखें हसन, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो हमने देख लिया, बट उनके साथ करेंगे क्या, हाउ वी आर गोना ट्रीट दोज इवेंट्स। सो हमने बात की कि देखें द पॉइंट यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट एनी पीआरडी एज एडजस्टिंग इवेंट, यू शैल बी रेफरिंग टू द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। अब रेलेवेंट स्टैंडर्ड आपको जो है तीन बातें कहेगा, या तो वो बोलेगा आप इस एडजस्टिंग इवेंट को रिकॉर्ड करो, या तो आप इसे डिस्क्लोज करो, या फिर आप कुछ भी ना करो। अब सर ये रिलेवेंट स्टैंडर्ड क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज से डील कर रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू से डील कर रहे हैं सो यू वुड बी रेफरिंग टू IFRS 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा जी, अगर तो ये जो है क्या कहते हैं इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आपने उसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है, और डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है अगर तो वो इममटीरियल है। इममटीरियल है या मटीरियल है उसके ऊपर हमने कल डिटेल में बात की थी कि दो किस्म की मटीरियलिटी हो सकती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर हमने बात की थी गोइंग कंसर्न अजम्पशन की इनवैलिडिटी की हवाले से। बाय डिफॉल्ट हर कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होती है। इट मींस कंपनी has got the intention to actually carry on its business for foreseeable future or for 12 months from the reporting date, right? ठीक है ना, that's the going concern assumption की validity। whenever the management plans or whenever management is of the view that they can't or they are not able to carry out their business for like next 12 months from the reporting date, so we may say that the going concern assumption has gone invalid। गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड या इनवैलिडिटी का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या पड़ता है उस पर मैंने आपको बताया कि देखें गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर तो इनवैलिड होती है तो आप अपनी फाइनेंशियल्स को फेयर वैल्यू पर या रियलाइजेबल वैल्यू पर बनाते हैं थर्ड केस। अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होती है जो कि नॉर्मल सिनेरियो है तो आप अपनी फाइनेंशियल्स को बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल होती है तो आप अपनी फाइनेंशियल्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर तो बनाते हैं बट कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे देते हैं। ये तो हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन के कॉन्सेप्ट पे बात की। फिर हमने देखा कि हसन अगर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो रही है एज PRDE, एज पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट, सो हाउ वी आर गोना ट्रीट दैट PRDE। सो हमने देखा कि ये वाहिद ऐसा इवेंट है जिसमें आप कंडीशन को नहीं देखते। बाय डिफॉल्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन की इनवैलिडिटी एस PRDE इज टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद हो या ना हो। अच्छा जी, फिर हमने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के हवाले से बात की। इसमें सुहेब का कल बड़ा वैलिड और पर्टिनेंट क्वेश्चन मेरे पास आया, इस पे मैं आप लोगों को गोश गुजार भी करता हूं। देखिए डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट दो किस्म के हो सकते हैं, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो जिस साल से पर्टेन करता है उसी साल में अनाउंस होता है। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो जिस साल से पर्टेन करता है वो उस साल में नहीं बल्कि उसके अगले साल अनाउंस होता है। जमील साहब मगरिब की नमाज का ब्रेक हम लोग कर चुके हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7:15 बजे हो चुका था। सो आप भले नमाज पढ़ सकते हैं जमील साहब, रिकॉर्डेड लेक्चर वुड बी शेयर्ड विद यू, सो यू मे रेफर टू दैट। अच्छा जी, सो फिर हमने बात की कि देखें इंटरिम या फाइनल डिविडेंड का आपने ट्रीटमेंट क्या करना है। तो मैंने आपको एक बड़ा आसान सा देसी तरीका बता दिया कि भाई इंटरिम हो या फाइनल हो, जिस साल में अनाउंस हो रहा है आप उसी साल में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि सर अगर तो करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है तो ऑब्वियसली वो अगले साल अनाउंस होगा एज अ PRDE। नॉर्मली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो फाइनल अप्रूवल की मीटिंग होती है ना, ऑथराइजेशन डेट, उसमें डिविडेंड जो है वो प्रपोज हो रहा होता है। तो हमने बात की कि वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा या नॉन एडजस्टिंग, तो हम सब ने इसको कैटेगोरिकली एग्री करा
कि इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। रीजन बीइंग के ईयर एंड पे कंपनी इज नॉट obliged टू पे द डिविडेंड। इस पर सुहेब ने कल मुझसे पर्सनली एक सवाल किया कि हसन ये बताओ कि अगर लेट्स से कंपनी की पॉलिसी है और वो शेयर होल्डर्स को एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटेड है कि जो भी प्रॉफिट है उसका 30% जो है हर दफा मिलेगा ही मिलेगा शेयर होल्डर्स को। सो उस सिनेरियो में ईयर एंड पर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई है। चूंकि कंपनी के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर ट्रिगर हो गई है, तो ये एक पेक्यूलियर सिनेरियो है जो कि नॉर्मली होता नहीं है। फैमिली बिजनेसेस में या सेठिया कंपनीज में होता है या आपकी प्राइवेट कंपनीज में होता है, तो देन इट वुड बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में इट वुड बी टेकन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। फिर हमने बोनस टू एम्प्लॉइज की बात की कि देखें अगर तो ईयर एंड के बाद एम्प्लॉइज को बोनस मिल रहा है पिछले साल से रिलेटेड, so if it is driven by the contract, so it would be taken as adjusting. Or if it is on ad hoc basis, say there was no contract or no commitment from the company, and company's directors just out of the happiness, just on one fine day they announce the bonus for the employees, so that would be taken as non-adjusting event from previous year's perspective. I hope आपको ये चीज क्लियर है। सो कल हमने यहां तक बात की थी IAS 10 के हवाले से। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एरिया ऑफ IAS 37। देखें IAS 10 अली ब्रदर में इस पे बात करता हूं। देखें आपको पता है कि IAS 10 का जो स्कोप है इट इज restricted to or limited to identification of event as adjusting or non-adjusting। IAS 10 आपको किसी भी इवेंट के हवाले से ये बताएगा कि वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। बस आपने उस इवेंट के साथ करना क्या है वो IAS 10 कभी भी नहीं बताएगा, एक्सेप्ट फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिसको वो डिस्क्लोज करने का बोलता है बस। तो सर इसका मतलब ये है कि IAS 10 को पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स एज वेल। बहुत सारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से जो एक अहम रेलेवेंट स्टैंडर्ड है वो है IAS 37 प्रोविजंस कंटिजेंसीज एंड एसेट्स। यही वजह है कि आपको आप सब माशाल्लाह ऑडिट करवाते हैं, तो आपको पता होगा कि आपका जो ऑडिटर है वो ईयर एंड के बाद जो है बाकायदा जो कंफर्मेशन भेज रहा होता है लॉयर्स को, तो उसमें ये लिख रहा होता है कि भाई आप बताएं कि जो है कोई ऐसा केस तो नहीं था जो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट के तौर पे अराइज हुआ हो, जो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुआ हो, या कोई या बाकायदा वो GL स्क्रीन कर रहे होते हैं कि कहीं देखें कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं है कि जो ईयर एंड के बाद पे हो रहा हो। सो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो IAS 10 और 37 से को एक्चुअली रिव्यू करने के लिए कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली आइडियली यूजुअली होता ये है, आपको भी पता है कि जब हम प्रोविजंस की बात करते हैं या कंटिजेंसीज की बात करते हैं, ये वो आइटम है जो हमेशा अनसर्टेन होता है और नॉर्मली इनका डिसीजन जो है वो ईयर एंड के बाद आ रहा होता है। तो यही वजह है कि नॉर्मली हम लोग ट्रेनर्स जो हैं आसानी के लिए IAS 10 के साथ IAS 37 को भी पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली IAS 37 वाले इवेंट जो हैं वो एज अ PRDE अराइज हो रहे होते हैं। तो एक तो ये एम्बिग्विटी हम लोग क्लियर कर लें कि IAS 10 और IAS 37 दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, बट चूंकि IAS 37 की रिपरकशंस ईयर एंड के बाद ज्यादा होती हैं, इस वजह से IAS 10 को और IAS 37 को आसानी के लिए समझाने के लिए साथ पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अभी डिटेल में आपसे बात भी करता हूँ। तो आए पहले हम लोग IAS 37 को जरा बात करते हैं। देखें IAS 37 इट्स ऑल अबाउट प्रोविजंस कंटिजेंसीज एंड एसेट्स। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएं प्रोविजन क्या होता है, योर लेमैन अंडरस्टैंडिंग प्लीज, व्हाट इज मेंट बाय प्रोविजन। प्रोविजंस क्या होता है, भले जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज अपना इनपुट दें। ओके
अच्छा, रिहान भाई ने बिल्कुल सही बोला कि हसन देखो, प्रोविजन जो है वो भी लायबिलिटी है। प्रोविजन एक लायबिलिटी है जिसका टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन हो, जिसका टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन हो। जमील भाई, प्रोविजन चूंकि अनसर्टेन है तभी एस्टिमेट करते हैं आप, अगर तो ये सर्टेन होता तो फिर एस्टिमेट करने की नौबत ना आती। तो पहले तो आप लोग मुझे, अच्छा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, एक होता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, सही है ना, एक होता है, अच्छा हमीद ब्रदर, एक्रूवल्स आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो है, क्या कहते हैं, डिफरेंट टेक्निकली, वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी आप ये समझें कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी जो कि आपको पे करना है, बट या तो उसका वक्त नहीं पता या तो उसका टाइम नहीं पता आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हमीद ब्रदर से जो है कोई यूनिट्स खरीदे और मैंने बोला भाई 2 महीने बाद आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगा, क्या ये मेरा प्रोविजन है? नो, इट्स अ लायबिलिटी। अब लेट से हमीद ब्रदर ने, इनको कोई चीज समझ में नहीं आई मेरी, तो उन्होंने मुझे कोर्ट में घसीटा। अब कोर्ट में जब केस हुआ है तो मेरा लॉयर मुझे बोलता है कि हसन यार शायद पेमेंट करने पड़ेंगे। तो अब इस सिनेरियो में जो कोर्ट में केस गया है, मुझे पेमेंट तो करनी है, बट मुझे नहीं पता कितनी करनी है। अगर मुझे ये पता है कि कितनी करनी है तो मुझे यही नहीं पता कब करनी है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा जब फैसला होगा। सो आई होप, तो ये जो आप लाइबिलिटी बुक करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड प्रोविजन। सो प्रोविजन अभी आप बिल्कुल आसान सी आम फहम जबान में याद रखें, प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन। अच्छा देखिए, ये तो थी डेफिनेशन। अब आपको पता है कि हमारा जो आईएफआरएस है ना, उसका फ्लो है। देखें, हर हर चीज का ना एक फ्लो होता है, ढांचा होता है, स्केलेटन होता है। अगर हम उस स्केलेटन पे ग्रिप कर लेना तो हमारे लिए उस लॉ को, रेगुलेशन को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आईएफआरएस का स्केलेटन जो है ना, वो हर स्टैंडर्ड का मैं आपको स्केलेटन जो है ना बता दूंगा। उससे ये होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि कोई भी स्टैंडर्ड होगा ना तो आप खुद से जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को। अभी मेरे पास चूंकि मार्कर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको लिखवा देता, बल्कि मैं नेक्स्ट सेशन में जो है ना आपको हर स्टैंडर्ड का एक स्केलेटन बता दूंगा, तो आप लोगों को खुद से अगर स्टैंडर्ड कभी पढ़ना चाहेंगे ना तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू पॉप अप। अभी फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे स्टिक रहता हूं, तो पहले हमने बात की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन प्रोविजन की क्या है वो हमने देख ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन तुम अपनी बुक्स में इस प्रोविजन को रिकॉग्नाइज, बुक, रिकॉर्ड कब करोगे? सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन वी वुड बी बुकिंग और रिकॉर्डिंग दिस आइटम एज अ प्रोविजन, क्योंकि हर आइटम तो प्रोविजन का क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा, तो कोई क्राइटेरिया होगा जिसकी बेसिस पर आप प्रोविजन को बुक करेंगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि हर आइटम आपकी बुक्स में एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड होगा अगर तो वो ये 3 बातें पूरी करता है। अगर तो वो ये 3 बातें पूरी करता है। नंबर 1, पास्ट इवेंट ड्यू टू विच देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कोई पास्ट में इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से आज आप पर ऑब्लिगेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुहेब के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, कोई ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ था, अब मैं वो पूरी नहीं कर पाया तो हमारे दरमियान डिस्प्यूट हो गया है। तो पास्ट इवेंट क्या था? ट्रांजेक्शन में एंटर होना। ठीक है, मैंने अपने शेयर होल्डर से कमिटमेंट की थी कि भाई मैं आपको जो है वो डिविडेंड दूंगा। सही है। अब ये जो पास्ट इवेंट है वो क्या है? शेयर होल्डर से कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां मेरी मेरी कंपनी की वजह से जो है, जो आसपास की रेजिडेंशियल विसिनिटीज थी उनमें आग लग गई, खुदा न खास्ता, और मैंने जो है एक प्रेस रिलीज अनाउंस की कि भाई मैं इन लोगों को कंपनसेट करूंगा। तो यहाँ पास्ट इवेंट क्या है? मेरी प्रेस रिलीज। पास्ट इवेंट के ऊपर अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट 2, रिलायबल एस्टीमेट ऑफ आउटफ्लो। जो भी आपकी जेब से जाने वाला है आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो रिलायबली। हसन, ऐसा कैसे हो सकता है कि रिलायबल एस्टीमेट नहीं कर सकते हो? हाँ देखें, आजकल के सिनेरियो में जो इतने ज्यादा हमारे पास फाइनेंशियल टूल्स हैं, हम हर किस्म के आउटफ्लो को एस्टिमेट कर सकते हैं।
बट कुछ आउटफ्लोज ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे देता हूँ प्रैक्टिकल। कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो इसका कोई सानी नहीं है, नया प्रोडक्ट है और आपने वारंटी के साथ उसको लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस और यू डोंट हैव एनी सिमिलर एक्सपीरियंस, सो यू कांट रिलायबली एस्टिमेट प्रोविजन फॉर वारंटी, राइट? एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू, बाजुकात जो कोर्ट केसेस होते हैं वो इनिशियल स्टेजेस पर होते हैं, तो आपका लॉयर आपको बोलता होगा भाई ये तो जज के ऊपर है, अभी तो हमें नहीं पता, पहली हियरिंग तो होने दो। तो उस सिनेरियो में जो है, जब इनिशियल फेजेस में होता है केस, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई रिलायबल एस्टिमेट अभी आउटफ्लो का नहीं किया जा सकता। तो अभी तक हमने ये दो बातें की कि भाई प्रोविजन उस वक्त रिकॉग्नाइज होगा जब ये तीन बातें हो। उसमें से दो पे हम बात कर चुके हैं। नंबर वन, पास्ट इवेंट हो, उसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। नंबर टू, आउटफ्लो का एस्टिमेट रिलायबल हो, जो भी आपकी जेब से जाने वाला है उसका एस्टिमेट आप रिलायबली कर सकते हो। द थर्ड बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी आपकी जेब से पैसे जाएंगे इसके चांसेस प्रोबेबल हों, कंपनी की जेब से पैसे जाएंगे उसके चांसेस प्रोबेबल हो। हसन, प्रोबेबल का क्या मतलब है, इस पर नोट 2 पे अभी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम नोट 1 पे बात करते हैं। सही है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप किसी भी आइटम को प्रोविजन के तौर पे उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो ये तीन बातें पूरी करे। नंबर वन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, पास्ट इवेंट की वजह से, कोई पास्ट में इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से आज आपके ऊपर कोई आउटफ्लो एक्सपेक्टेड हो। नंबर टू, जो आउटफ्लो एक्सपेक्टेड हो, यू कुड बी एबल टू मेजर दैट आउटफ्लो रिलायबली। पॉइंट थ्री, जो चांसेस ऑफ आउटफ्लो हो वो प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का क्या मतलब है अभी बताता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट इवेंट की। क्या हसन हर इवेंट जो पास्ट में होने वाला है वो जो भी हुआ होगा वो क्या वो पास्ट इवेंट होगा? नो 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 नो। तस्नीम, लेट मी डेलिब्रेट ऑन दिस प्रोबेबल वाली चीज। आप टेंशन नहीं लें, इसके ऊपर बाकायदा पूरा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। आप ये देख लें, पूरा मैंने टेबल बनाया हुआ है, आप इसको समझ लेंगे इंशाल्लाह इस टेबल को देख के ना, प्रोबेबल वाला मसला। तो आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, इंशाल्लाह आपके जितने सवालात हैं ना सबके वो क्लियर हो जाएंगे। रिलायबल एस्टिमेट का ऑफ आउटफ्लो का मतलब ये है राहीला, कि आपकी जेब से जितने पैसे जाने वाले हैं आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो। अब राहिला मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता आपकी कंपनी पर किसी ने केस करा और अब इनिशियल फेजेस में आपका लॉयर आपको बोलता है भाई मुझे नहीं पता कि आपके ऊपर वो कितने केसेस डालेगा और आपकी जेब से कितना पैसे जाएंगे। सो इस सिनेरियो में राहिला मुझे बताएं, आउटफ्लो तो है एक्सपेक्टेड, बट कैन यू रिलायबली एस्टिमेट दैट आउटफ्लो? नो, एग्जैक्टली। सो प्रोविजन बुक करने के लिए जरूरी है कि ये तीनों की तीनों बातें हों। अब तीनों में से जो पहली बात है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली यूनुस ब्रदर। अच्छा देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन पास्ट इवेंट क्या होता है? पास्ट इवेंट, क्योंकि ये पता है ये बहुत अहम चीज है। अभी हम लोग जब इसको एडवांस लेवल पर देखेंगे ना तो यू वुड बी अमेज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना ये हाथी बन के आएंगे आप लोगों के सामने, और आप लोगों को कनेक्ट करने होंगे डॉट्स। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी प्लीज वेरी फोकस्ड हियर। लेकिन याद रखें, पास्ट इवेंट वो इवेंट होता है जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ट्रिगर कर, जो भी इवेंट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ट्रिगर करता है वो पास्ट इवेंट। देखिए याद रखें, ऑब्लिगेटिंग इवेंट दो किस्म का हो सकता है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट वो इवेंट होता है जो आप पर ऑब्लिगेशन ट्रिगर करता है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट दो किस्म का हो सकता है, या तो लीगल ऑब्लिगेशन होगी, कोई लॉ ने जो है कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतनी पेनल्टी पड़ेगी। तो ऑब्लिगेशन क्या है? द पॉइंट आपने उस वायोलेशन की लॉ की, दैट वुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। और लीगल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन होती है जो लॉ ने इम्पोज की हुई होती है। दूसरी ऑब्लिगेशन होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये लॉ ने इम्पोज नहीं की होती, ये सेल्फ इम्पोज होती है। ये कंपनी खुद अपने ऊपर इम्पोज करती है बाय क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशंस अमंग द स्टेक होल्डर्स। जैसे सुहेब ने अभी मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, अभी सुहेब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि हसन हमने अपने शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया हुआ है कि हम डिविडेंड देंगे ही देंगे हर साल।
सो ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है हर साल डिविडेंड देने की, बट इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिक्वायरमेंट सेल्फ इम्पोज्ड बाय द कंपनी बाय क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशंस अमंग द स्टेक होल्डर्स। सो याद रखिएगा, ऑब्लिगेटिंग इवेंट दो सूरत में आ सकता है, लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन मींस इम्पोज्ड बाय लॉ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मींस सेल्फ इम्पोज्ड। अच्छा, ये जो पास्ट इवेंट का जो पॉइंट है ना, ये बहुत अहम है कि ये ट्रिगर कब हो रहा है। मैं चाहूंगा इसको आप बहुत गौर से सुने, क्योंकि पास्ट इवेंट है या नहीं इसी की बेसिस पर जो है ना आप प्रोविजन बुक करते हैं। अच्छा, एक केस कर लेते हैं, मैं चाहूंगा आप लोग सब इधर मुतवज्जे हों। लेट्स से मेरा ऑयल टैंकर जो है इसका कारोबार है, मैं ऑयल टैंकर जो है वो कैरी करता हूँ। सही है। नहीं ऐसा वो फिर लीगल हो जाएगा, वो फिर लीगल हो जाएगा। अच्छा जी, अब लेट्स से मैं ऑयल कैरी करने का बिजनेस करता हूँ। अब रेगुलेशन है कि भाई अगर तो ऑयल टैंकर खुदा ना खास्ता स्पिल ओवर हो जाता है, तो आई वुड बी द कंपनी कैरिंग द ऑयल वुड बी लायबल टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस। तो मुझे बताएं, ये लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है? लॉ मौजूद है, लॉ मौजूद है। तो मुझे बताएं, लीगल। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सो अमेजिंग। अब लेट्स से मेरा एक ऑयल टैंकर था, 20 दिसंबर को वो ऑयल टैंकर कैरी कर रहा था। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को वो ट्रक स्पिल ओवर हो जाता है। सही है, 25 दिसंबर को वो ट्रक स्पिल ओवर हो जाता है। 28 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रेस रिलीज करते हैं, एक प्रेस रिलीज करते हैं तमाम लोगों को बताने के लिए कि भाई आप परेशान ना हो, एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन हम सब कंपनसेट करेंगे। 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है। मुझे बताएं, इस सिनेरियो में जो मेरा पास इवेंट है वो 20 दिसंबर है जब ऑयल टैंकर निकला गोडाउन से, 25 दिसंबर है जब ट्रक स्पिल ओवर हुआ, 28 दिसंबर है जब बोर्ड ने प्रेस रिलीज की, या 31 दिसंबर है ईयर एंड? नो, 28 नहीं है। आप अनाउंस करें या नहीं करें, लॉ तो मौजूद था, लॉ तो मौजूद था। लॉ ने बोला द पॉइंट आपका ट्रक स्पिल ओवर होगा यू आर रिक्वायर्ड टू पे द पेनल्टी। आप प्रेस रिलीज करो या नहीं करो, आपके ऊपर तो लॉ लग रहा है। 25 दिसंबर वॉज द पास्ट इवेंट, 25 दिसंबर वॉज द पास्ट इवेंट। Because the point truck spilled over, the regulation of penalty triggered on you. And you are supposed to pay irrespective of you announce to the public or not, right? इसके बरक्स आप केस टू देखें तो इंशाल्लाह आपको इससे क्लैरिटी आ जाएगी। केस टू देखें तो इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स से कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि कंपनी को बाउंड करे कि भाई अगर तो आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो यू वुड बी लायबल टू कंपनसेट। अब लेट्स से 20 दिसंबर को ऑयल टैंकर जो है वो कैरी कर रहा था, 25 दिसंबर को ऑयल टैंकर स्पिल्ड ओवर। अब हंगामा हुआ, लोगों में जो है पैनिक हुआ, तो 27 दिसंबर को बोर्ड ने अनाउंस किया कि भाई परेशान ना हो, हम कंपनसेट करेंगे। 27 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग होती है, उन्होंने आपस में डिसाइड किया, अनाउंस नहीं किया, डिसाइड किया कि भाई हम कंपनसेट करेंगे। 28 दिसंबर को बोर्ड ने प्रेस रिलीज की, 31 दिसंबर ईयर एंड। इस सिनेरियो में मुझे बताएं आपका पास्ट इवेंट क्या होगा? 20 दिसंबर जब ऑयल टैंकर गोडाउन से निकला,
25 दिसंबर जब ऑयल टैंकर स्पिल ओवर हुआ, 27 दिसंबर जब बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, 28 दिसंबर या जब प्रेस रिलीज हुई। जबरदस्त जबरदस्त, 28 दिसंबर। एक दो पार्टिसिपेंट्स का मैंने देखा, दे टोल्ड के सर 27 दिसंबर। देखें, याद रखें, एक्सपेक्टेशंस जब तक क्रिएट नहीं होती ना स्टेक होल्डर्स में, उस वक्त तक आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं होता। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया और फिर वो सो गए, अभी तक पब्लिक को अनाउंस नहीं किया, तो इट डिडंट क्रिएट एनी वैलिड एक्सपेक्टेशंस, राइट? ठीक है, याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन उस वक्त तक क्रिएट नहीं होता जब तक के सामने वाले को कम्युनिकेट ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी। शकील ब्रदर में ये अर्ज कर रहा था कि देखें इस सिनेरियो में जब कोई रेगुलर, हाँ सुहेल ने बड़ी जबरदस्त बात की है सर, अगर प्रेस रिलीज 31 दिसंबर के बाद होती तो फिर सर जी ये 31 दिसंबर पर रिकॉर्ड नहीं होता, ये इस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होता। सुहेल साहब आप इस पर थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको जो है अभी मोटा मोटा जवाब दे दिया, इसके ऊपर डिटेल में अभी मैं इंसाइक्लोपीडिया खोलूंगा, क्योंकि ये जो पास्ट इवेंट वाली चीज है ना, इसके ऊपर कंपनीज को बहुत ज्यादा जो है ना ऑडिटर्स जो है वो तंग करते हैं, और प्रैक्टिकली हमने देखा भी है इस पे। यस 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 यस, बिल्कुल ऐसा नहीं, यू आर टोटली राइट, एग्जैक्टली बशीर साहब, एग्जैक्टली। If there would have been law, so obviously you are obliged. The point you triggered the law of penalty, so accordingly you are obliged to book the provision. So Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, we are done with understanding what is meant by past event and when it would be triggered and how many types of past events are there, right? Now reliable estimate के ऊपर मैं बात कर चुका। सवाल ये पैदा होता है कि हसन चांसेस ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल हैं, इसका क्या मतलब है? ये स्टैंडर्ड ने देखें, ये जो है ना चार्ट एज सच कोई बना के टेबल वगैरह बना के नहीं दिया हुआ, ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या हम लोग जो ट्रेनर्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको क्वांटिफाई कर देते हैं। आपने इसको चार्ट को अगर समझ लिया ना, तो इंशाल्लाह प्रोबेबल और ये सारी बातें आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखें, डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी, ये कुछ टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड ने यूज की। देखिए, अगर तो चांसेस ऑफ आउटफ्लो 0 से लेके 5% होते हैं ना, ये हमें कौन बताएगा? ये एक्सपर्ट बताएगा, डिपेंडिंग ऑन के आपका जो केस है, क्योंकि देखिए हम तो अकाउंटेंट है ना, हम इंजीनियर तो है नहीं, हम लॉयर तो है नहीं। तो ये जो चांसेस हैं ये आपका लॉयर आपको बताता है, से अगर कोर्ट कचहरी से ताल्लुक है तो अगर तो चांसेस ऑफ आउटफ्लो 0 से लेके 5% है, तो जनरल टर्म में इसे कहते हैं रिमोट। अकाउंटिंग टर्म में इसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, और इसको कुछ भी नहीं करते, डू नथिंग। सिमिलरली अगर तो चांसेस ऑफ आउटफ्लो 6 से लेके 50% के दरमियान है, तो जनरली इसे कहते हैं पॉसिबल। कुछ ऑथर्स इसे लाइकली भी कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म में आप इसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसको आप कंटिंजेंसीज के नाम से भी जानते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करना है कंटिंजेंट लायबिलिटी को। अगर तो चांसेस ऑफ आउटफ्लो, आपको ऐसा लगता है आपकी जेब से पैसे जाएंगे जिसके चांसेस हैं मोर देन 50%, दैट इज 51% टू 85%, सो आप ये कहेंगे कि चांसेस ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल हैं। द पॉइंट आपके चांसेस ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल होते हैं, तो फिर आप इसे कहते हैं ये प्रोविजन बन गया। ठीक है, और प्रोविजन को आप क्या करते हैं? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड डिस्क्लोज? रिकॉर्ड का मतलब है डेबिट क्रेडिट की एंट्री लगाना, रिकॉर्ड का मतलब है डेबिट क्रेडिट की एंट्री लगाना, और डिस्क्लोज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करना। ठीक है, अच्छा जी, अगर तो आपके चांसेस ऑफ आउटफ्लो 86% से 99% तक हैं, सो आप इसे कहते हैं वर्चुअली सर्टेन। अकाउंटिंग टर्म में आप इसे कहते हैं प्रोविजन, और आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? आप रिकॉर्ड करते हैं। चांसेस ऑफ आउटफ्लो अगर लेट से 100% है, तो जनरल टर्म में इसे आप कहते हैं सर्टेन। अकाउंटिंग टर्म में आप इसे प्रोविजन कहते हैं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप रिकॉर्ड करते हैं।
तो आई एम श्योर आपको ये चीज पता चल गई कि प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट, वर्चुअली सर्टेन और सर्टेन, इनका मतलब क्या होता है। आपका लॉयर बाजुकात ये टर्म्स यूज कर रहे होते हैं, या आपके ऑडिटर्स बाजुकात ये टर्म्स यूज कर रहे होते हैं, तो अब आपको क्वांटिफाई करने में आसानी होगा कि रिमोट मींस 0 से लेके 5% चांसेस, पॉसिबल मींस 5 to 6 to 50%, probable means 51 to 100%. That's why it is provision, it is a liability. हाँ, बुरहान साहब ने बहुत जबरदस्त बात की कि ऐसा 100% पे तुमने प्रोविजन क्यों लिखा है, उस पे तो तुम लाइबिलिटी लिखो। अच्छा बुरहान साहब, अमाउंट सर्टेन है, टाइमिंग का तो अभी भी नहीं पता ना। हमने प्रोविजन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, या तो टाइमिंग अनसर्टेन हो या अमाउंट अनसर्टेन हो या दोनों अनसर्टेन। और दीज परसेंटेज मेंशन इन ग्रिपिंग आईएफआरएस, नहीं ये ग्रिपिंग आईएफआरएस में नहीं है, ये आई बिलीव मैंने ईवा या फर्ग्यूसंस की जो है कंपेंडियम से मैंने पिक किया था। बल्कि आप देखेंगे ना तो स्वेप शायद आपको ग्रिपिंग में मिल भी जाएगा, आप देखिएगा शायद मिल जाएगा। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, बाजों का जो है ना ये टर्म्स भी यूज हो रही होती है प्रैक्टिकली। रिमोट के लिए टर्म यूज होती है लेस लाइकली, पॉसिबल के लिए यूज होती है लाइकली, प्रोबेबल के लिए यूज होती है मोर लाइकली, वर्चुअली सर्टेन के लिए यूज होती है मोस्ट लाइकली। सो आई एम श्योर आप लोग ये सिनोनियम्स जो हैं उनको कोरबोरेट कर लेंगे। साहिब हुसैन साहब, ब्रदर मैं ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे ये शेयर कर चुका हूँ, और जितना भी मेरा मटेरियल है यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, आई वुड बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, हसन तुमने ये बोला कि देखो प्रोविजन के लिए तीन बातें पूरी होनी चाहिए, पास्ट इवेंट, उसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, रिलायबल एस्टीमेट हो, और चांसेस ऑफ आउटफ्लो प्रोबेबल हो। अगर इन तीनों में से कोई एक बात भी पूरी नहीं होती तो तुम उसे क्या कहोगे। तो याद रखिएगा, इफ एनी ऑफ द क्राइटेरिया as discussed above is missing, if any of the criteria out of three is missing, it would be called contingencies or contingent liability. अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन कंटिजेंसीज या कंटिजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या करोगे। जैसे प्रोविजन को तो रिकॉर्ड करते हो ना, कंटिजेंसीज या कंटिजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो याद रखिएगा, कंटिजेंसीज या कंटिजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज होती हैं, और डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है अगर तो वो रिमोट हो। रिमोट का मतलब है 0 से लेके 5% चांसेस हो। बाजुकात होता है ना कोई हमारा जो है वो छोटा कस्टमर या सप्लायर केस कर देता है हम पे, हमारा लॉयर बोलता है कि भाई सर इसके तो चांसेस ही नहीं है कि कोई जीतेगा, सही है ना, रिमोट चांसेस हैं, तो फिर उस सिनेरियो में आप डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। सर नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज। हाँ, मटीरियलिटी ऑल्सो मैटर्स। अच्छा सर, ग्रीन का मतलब है यस, येलो का रेड का मतलब है नो। सही है, ग्रीन का मतलब है यस, येलो का मतलब है नो। सर केस वन, पास्ट इवेंट भी है, उसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, किसी ने हम पे केस किया। चांसेस ऑफ आउटफ्लो रिलायबल एस्टिमेट भी है, चांसेस ऑफ आउटफ्लो लेट्स से प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक चांसेस।
60%। जल्दी से बताएं अकाउंटिंग टर्म में इसे मैं क्या कहूंगा, जल्दी से बताएं अकाउंटिंग टर्म में इसे मैं क्या कहूंगा, क्या ये प्रोविजन है या नहीं? यस, ग्रेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करूंगा? रिकॉर्ड, जबरदस्त, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू। केस टू, पास पेमेंट भी है, रिलायबल एस्टिमेट भी है, चांसेस ऑफ आउटफ्लो 40% है। क्या कहूंगा पहले तो अकाउंटिंग टर्म बताएं। कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या करूंगा? डिस्क्लोज, ग्रेट, थैंक यू। चांसेस ऑफ आउटफ्लो है 4%, क्या कहूंगा ऐसे में? नहीं, कहूंगा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या करूंगा इसके साथ? डू नथिंग। केस फोर, पास पेमेंट भी है, रिलायबल एस्टिमेट नो, चांसेस ऑफ आउटफ्लो 80%, क्या कहूंगा इसे मैं? ट्रीटमेंट क्या करूंगा? डिस्क्लोज, नाउ दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, अल्हम्दुलिल्लाह। केस फाइव, नो, रिलायबल एस्टिमेट है यस, चांसेस ऑफ आउटफ्लो है 90%, बताएं क्या कहूंगा इसे मैं? और इसके साथ करूंगा क्या? इसके साथ करूंगा क्या? डिस्क्लोज। अच्छा जी, पहले तो ये जरा सोच के बताएं क्या ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है भी या नहीं? प्रैक्टिकली केस फाइव पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, जब पास्ट इवेंट ही नहीं है तो आगे बात बनती ही नहीं है। इट जस्ट लाइक के कोई जो है अल्लाह का बंदा उठ के मुझे बोलता है वन फाइन डे कि भाई आपने मुझे 5 लाख रुपए देने, ना कोई पास्ट इवेंट है तो आगे तो बात ही नहीं बढ़ती ना। पास्ट इवेंट ही नहीं है, ये केस हो ही नहीं सकता। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ये तो मैंने आप लोगों से ब्लफ किया था ना, चांसेस आप 90% रख दें 100% रख दें, मसला ये तो मैंने आप लोगों से ब्लफ किया है। पास्ट इवेंट ही नहीं है, केस हो ही नहीं सकता। देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ना हो तो मसला नहीं है, सेकंड पॉइंट तो डिस्क्लोज होगा ना। जैसे कल याद है ना अलाइड रेंटल वाली जो ये लोग कर रहे हैं, आपने केस किया था। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ प्रोविजन IS 37। सो चूंकि क्लास का टाइम हो चुका है, सो शुड वी कॉल इट अ डे? सर मजा मजा आ रहा है। ओके। अच्छा बुरहान साहब, एक्चुअली ना आई विश मैं कंटिन्यू रख सकता, बट आई हैव गॉट एक डिनर है मेरा, तो जो है मुझे जाना ज़रूरी है, मैं ऑलरेडी आधा पौना घंटा लेट हो चुका हूँ। सो जो है इंशाल्लाह वी वुड कंटिन्यू। हाँ हाँ, फॉर श्योर फॉर श्योर, मैं जो है वो क्या कहते हैं, आप लोगों से ग्रुप पे जो है वो लाजमी आप लोगों से मैं कम्युनिकेट करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। इनफैक्ट ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ।
सो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। सही है, तो मैं जो भी स्टडी मटेरियल है मैं कोशिश करके, जैसे एक साहब ने मेरे ख्याल से बुरहान साहब ने ही जो है वो, या सुहेल साहब ने शायद कोर्स आउटलाइन शेयर करने के लिए कहा था। सो पूरी जो है अलोंग विद द टाइम वी वुड बी स्पेंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, सो इंशाल्लाह आई वुड बी शेयरिंग दैट कोर्स आउटलाइन विद यू। शकील साहब आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहें तो जो है वो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। सो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं या अहमद वी वुड बी एड्रेसिंग योर क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। सो सर इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।